वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो हमारे चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का हम पार्ट 6 देखेंगे। सो पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? तो पिछले वीडियो में हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग देखा था, पढ़ा था कि किस तरह से हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि कुछ केमिकल्स और कुछ न्यूरॉन्स की वजह से हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल होती है। तो न्यूरॉन्स क्या थे स्टूडेंट्स? हमारे मेडुला और पॉन्स जो ब्रेन का पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होते थे स्टूडेंट्स, और वहाँ पे कंट्रोल करते थे, जिसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोलते थे। वहाँ पे और भी थे स्टूडेंट्स, जैसे कि न्यूमेटिक सेंटर और एपन्यूमेटिक सेंटर भी थे। तो वो सब कंट्रोल कर रहे थे हमारे ब्रीथिंग को। और हमने देखा था कि किस तरह से स्ट्रेच न्यूरॉन्स थे और वेगस न्यूरॉन्स थे, वो हमारे रेस्पिरेशंस के रेट को और रिदम को किस तरह से वो कंट्रोल कर रहे थे, मैसेज सेंड करके, इम्पल्स सेंड करके वो सेंड कर रहे थे। और हमने देखा था कि कुछ सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं, हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं जो कि हमारे वॉलेंट्री ब्रीथिंग कंट्रोल करते हैं। वॉलेंट्री मतलब हम ब्रीदिंग के पैटर्न को कंट्रोल कर सकते, ना कि ब्रीदिंग को। वो उन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के वजह से, जिस वजह से ये क्यों कंट्रोल कर पाते हैं स्टूडेंट्स, कि ताकि हम वाटर को ना इनहेल कर पाए, ना हार्मफुल गैसेस को इनहेल पाए। ये एक प्रोटेक्टिव पार्ट है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें वॉलेंट्री कंट्रोल दिया गया है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग नहीं कंट्रोल कर सकते, ब्रीदिंग के पैटर्न को कंट्रोल कर सकते, कुछ देर तक हम रोक सकते हैं। और ये कब तक रोक सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है हमारे अमाउंट ऑफ CO2, हमारे बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ CO2 है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने देर तक हमारी ब्रीथ को रोक सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर ज़्यादा बढ़ते जाएगा CO2 तो हमें ब्रीथ करना ही पड़ेगा, हम नहीं रोक पाएंगे ज़्यादा देर तक ब्रीथिंग करना। क्या होने लगेगा अपने आप ही वो ब्रीदिंग स्टूडेंट्स। तो ये सब हमने देखा था स्टूडेंट्स। और हमने देखा था कि स्ट्रेच नर्व्स होते हैं, वो मैसेज सेंड करने लगते हैं जब हमारा जो लंग्स होता है वो एक्सपांड होने लगता है, और फिर वो स्ट्रेच नर्व्स वेगस नर्व को मैसेज देते हैं। वेगस नर्व्स क्या करता है, ये इंस्पायरेशन को रोक देता है और एक्सपायरेशन प्रोसेस को क्या करता है, चालू कर देता है। और फिर हमारे नर्व्स एक्सपायरेशन करने के बाद क्या होता है, इन्फ्लेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स रुक जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स रुक जाते हैं तो क्या होता है, वो मैसेज नहीं सेंड करते वेगस नर्व के पास। वेगस नर्व के पास मैसेज सेंड नहीं होता है, तो वेगस नर्व क्या करता है, दूसरे आगे मैसेजेस नहीं सेंड करता है। तो फिर से वो इंस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर से हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं। फिर से स्ट्रेचर नर्व होता है, वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और फिर से वो वेगस नर्व्स को मैसेज सेंड करता है। वेगस नर्व फिर से इंस्पायरेशन को रोक देता है और एक्सपायरेशन चालू कर देता है। तो ये सब हमने देखा था किस तरह से ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, एक मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी देखेंगे, मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट। और क्या क्या मॉडिफाइड है, मतलब कुछ मॉडिफाई हुए हैं हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, कुछ तो मॉडिफिकेशंस है। सम रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मूवमेंट, आर हेल्प एक्सप्रेस इमोशंस और क्लियर द एयर पैसेज ऑफ दिस मूवमेंट। सम मे बी रिफ्लेक्सेस बट अदर कैन बी इनिशिएटेड वॉलंटरी, एग्जाम्पल कपिंग एंड यार्निंग। तो कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कि नॉर्मल मूवमेंट से अलग है, नॉर्मल चीज़ों से अलग है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम इमोशंस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे आप थक जाते हैं तो आप एक ब्रीथ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उधर पे आपके इमोशंस भी एक्सप्रेस हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स। और कुछ रिफ्लेक्स के वजह से होता है, आपकी शॉक हो जाते हैं तो आप एक अलग सा ब्रीथ लेते हैं। आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा तो आपको मालूम होगा। तो ये रिफ्लेक्स है ना स्टूडेंट्स, ये एक्शन है अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट, ये एक्शन था ना आपका। बट अदर कैन बी, और कुछ वॉलेंटरी होते हैं, जैसे कि कफिंग के टाइम हम किस तरह से ब्रीथ करते हैं, और यॉर्निंग के टाइम मतलब हमें नींद आती है तो हम उबासी लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग कैसी रहती है, और कफिंग के टाइम हमारी ब्रीदिंग कैसी रहती है, तो वो वॉलेंट्री है ना, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं ना। यॉर्निंग के टाइम हम ब्रीथ अंदर ले सकते हैं मुंह से, बाहर छोड़ सकते हैं मुंह से, तो वो वॉलेंट्री है स्टूडेंट्स, कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। क्या देखते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देखते हैं क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या है, एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मैन मेड से
ये जो बॉडी में हो रहा है वो नेचुरल रेस्पिरेशन है, हम खुद से ले रहे हैं, और आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, बाहर से हमें रेस्पिरेशन करवाया जाएगा। इट इज़ द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ब्रीथिंग इन अ पर्सन व्हेन नेचुरल रेस्पिरेशन हैज सीज्ड और इट फल्टरिंग। तब जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में या हम किसी भी रीज़न से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम फेल हो जाता है, नेचुरल रेस्पिरेशन सिस्टम किसी भी पर्सन का फेल हो जाता है, तो वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यूज़ किया जाता है जो कि ब्रीदिंग करवाता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्रीदिंग करवाता है स्टूडेंट्स। It used properly and quickly, it can prevent death due to drowning, choking, सफोकेशन, इलेक्ट्रिक शॉक एक्सेट्रा। तो इससे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फटाफट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डेथ होने से बचा सकता है, किसी भी पर्सन को डेथ होने से बचा सकता है, चाहे वो ड्राउनिंग का रीज़न हो, चोकिंग का, सफोकेशन हो आपको, या इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। तो अगर ये सब आपको होता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो आपको वेंटिलेशंस पे लेके जाया जाता है, आपको हॉस्पिटल में वेंटिलेशंस पे लेके जाया जाता है, और वहाँ पे आपको फटाफट वेंटिलेशन में रखा जाता है ताकि आप अच्छे से ब्रीथ कर सकते। चोकिंग हो गया, सफोकेशन, ड्रोनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, तो इस टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ तो फॉल्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से हम अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। The process involves two main steps: establishing and maintaining an open air passage from the upper respiratory tract to the lung, and force inspiration and expiration as in mouth to mouth respiration or by mechanical means like ventilators। तो इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटिंग एंड मेंटेनिंग एन ओपन एयर पासेज फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, हमारा जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई तक का पार्ट है, वहाँ पे वो क्या करेगा, एयर पासेज को मेंटेन करेगा। क्या करेगा, एयर पासेज को क्या करेगा, मेंटेन कर देगा। और दूसरा काम क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन फ्रॉम माउथ को फोर्स करेगा, माउथ से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ले उससे वो क्या करेगा, फोर्स करेगा, ना कि नोज से लेने को, माउथ से लेने के लिए वो फोर्स करेगा। और ये किससे किया जाता है, किस हेल्प से किया जाता है, वेंटिलेटर। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है वो एक मशीन से किया जाता है जिसका नाम होता है वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर्स को यूज़ करके ये दो प्रोसेस को किया जाता है स्टूडेंट्स। ये जो दो प्रोसेस हम पढ़े हैं वो दो प्रोसेस होते हैं वेंटिलेटर्स के हेल्प से। एक मैकेनिकल मशीन है जो रेस्पिरेशन करवाता है, एक टाइप से ये मैकेनिकल लंग्स है स्टूडेंट्स। तो वेंटिलेटर्स देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर सबने देखा ही होगा ऑलमोस्ट, हॉस्पिटल्स में अगर आप गए होंगे तो। A ventilator is a machine that support breathing and is used during surgery, treatment for serious lung disease or other condition when normal breathing fails. It is mainly used in hospital as a part of life support system. तो वेंटिलेटर क्या है, एक मशीन है जो कि ब्रीदिंग में सपोर्ट करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। कभी जब कोई सर्जरी चालू हो, सर्जरी के टाइम भी हम अगर अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वेंटिलेटर्स यूज़ किया जाता है सर्जरी के टाइम, या कोई हमें डिजीज़ हो, लंग्स का डिजीज़ हो, या हम नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पाते, हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग फेल हो जाती है, उस टाइम पे वेंटिलेटर्स का यूज़ किया जाता है हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में देने के लिए। तो ये हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, ये सबको मालूम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए, हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है। तो ये सबको आपने वेंटिलेटर्स देखा ही होगा, अगर आप ICU वार्ड में गए होंगे हॉस्पिटल्स में तो आपने वहाँ पे वेंटिलेटर्स भी देखा होगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए वेंटिलेटर्स को यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स सर्जरी के टाइम, ट्रीटमेंट फॉर सीरियस लंग डिजीज़ और वगैरह वगैरह। तो वेंटिलेटर्स अब क्या कर सकते हैं, गेट ऑक्सीजन इनटू द लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं, हेल्प द पेशेंट इन अ ब्रीथ, और पेशेंट्स को ब्रीथ करने में हेल्प कर सकते हैं। सो ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो और क्या चाहिए पेशेंट को, तो वो ब्रीथ करेगा ही नॉर्मल। और ये सब कब होगा, जब पेशेंट अनेबल हो जाएगा ब्रीथ करने के लिए, नेचुरली ब्रीथ करने में वो अनेबल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा वो नेचुरल ब्रीथ, तब हमें वेंटिलेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। और ये बहुत सीरियस केसेस में यूज़ करना पड़ता है। अगर कोई बंदा पेशेंट वेंटिलेटर पे, तो समझ जाना है वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है स्टूडेंट्स।
सो आपको ये ध्यान देना है। और अभी जैसे कोरोना केसेस चालू, तो इसमें भी वेंटिलेटर्स लग रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स कोरोना केसेस। तो ये वेंटिलेटर मशीन है, सबने देखा होगा अगर हॉस्पिटल में, अगर आप आईसीयू वार्ड में गए होंगे तो यहाँ पे ये वेंटिलेटर्स रखे जाते हैं स्टूडेंट्स इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी आईसीयू वार्ड्स में ही होती है स्टूडेंट्स। फटाक से वो वेंटिलेटर्स को ऑन किया जाता है और वो मास्क लगाया जाता है, ऑक्सीजन मास्क, माउथ को और नोज़ को कवर किया। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।